नमस्कार। लाउड इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। संसद का सत्र खत्म हो गया, वक्फ का बिल पास हो गया। देश भर में मुस्लिम समाज के बहुत सारे लोगों ने शुक्रवार को आंदोलन किया, विरोध प्रदर्शन किया। दूसरी तरफ जो मुस्लिम समाज के विरोधी हैं, जिनको हम हिंदू कह सकते हैं, हम सिख कह सकते हैं, क्रिश्चियन कह सकते हैं, इन लोगों में भी एक बहुत बड़ा तबका है जो इस वक्फ के बिल के जो उसके अंदर प्रावधान है उनको लेकर के शायद वो खुश नहीं है या साथ नहीं दे रहा है, नहीं तो अब तक देश में एक अलग तरह का माहौल होता। मोदी जी ने एक नई श्रीलंका और थाईलैंड में जाकर के एक नई राजनीति शुरू करने की कोशिश की है और जैसे होता है कि यहाँ वक्फ का बिल पास हुआ और वो थाईलैंड के लिए चले गए। पर इससे ज्यादा महत्वपूर्ण अभय जी बात यह है कि संसद में जो भाषण हुए नेताओं के, राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी, उनमें किसमें कितनी सच्चाई थी, नहीं सच्चाई थी, पर कुल मिला के जो उसका टोन था, उसकी जो भाषा थी, वो भाषा परेशान करने वाली थी और इतनी परेशान करने वाली थी वो भाषा कि मैं उदाहरण के तौर पे खड़गे जी के ऊपर जो अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाए और बाद में कहा कि मैं शब्दों को वापस लेता हूं, तो मेरे दिमाग में ये सवाल है कि आप किसी को गाली दे दें, उसकी चरित्र हत्या कर दें, उसके ऊपर किसी भी तरह के आरोप लगा दें और जब वक्त बीत जाए, वो जनता के बीच में बात फैल जाए टेलीविजन चैनल्स के जरिए से, फिर आप कह दें कि हमने शब्द वापस लिए। तो ये जो नई प्रथा शुरू हुई कि आप कुछ भी कह दो और फिर शब्द वापस लेने की बात करो, क्या ये लोकतंत्र में जायज मानी जाएगी? वैसे अब लोकतंत्र की परिभाषाएं भी अलग-अलग हो गई हैं। अब आपके परिभाषा के हिसाब से अभय जी लोकतंत्र की ये सारी चीजें कहाँ जाके ठहरती हैं और कहाँ पहुंचती हैं और देश के लोग इसको लेकर के कुछ सावधान होते भी हैं या नहीं होते? अभय जी। संतोष जी, मुझे तो यही बहुत बड़ी गनीमत लग रही है कि अनुराग ठाकुर ने ये कह दिया कि मैं अपना शब्द वापस लेता हूं। आप याद कीजिए किस भाजपा के नेता ने पिछली बार अपने शब्द वापस लिए हैं? क्या योगी आदित्यनाथ ने कभी अपने शब्द वापस लिए हैं? क्या नरेंद्र मोदी ने कभी अपने शब्द वापस लिए हैं? क्या अनुराग ठाकुर ने पिछले दिल्ली के विधानसभा चुनाव में जो भीषण सांप्रदायिक लफाजी की थी, क्या वो शब्द उन्होंने कभी वापस लिए? ये तो मुझे इस बात को ही ताज्जुब हो रहा है कि पता नहीं अनुराग ठाकुर को क्या सद्बुद्धि आ गई कि उन्होंने अपने शब्द वापस लिए, वरना वो शब्द वापस लेने से पूरी तरह इनकार कर सकते थे। और उनकी पीठ पर पीठासीन अधिकारी का हाथ है। भाजपा के हर सांसद की, भाजपा के हर मंत्री की पीठ पर पीठासीन अधिकारी का हाथ है। अगर अनुराग ठाकुर को यह एहसास था कि उन्होंने कुछ इतनी गंदी बात, इतनी गलत बात कह दी है कि उन्हें अपने शब्द वापस ले लेने चाहिए, तो पीठासीन अधिकारी को उनको सेंसर करना चाहिए था। पीठासीन अधिकारी को कम से कम कहना चाहिए था कि भाई आपको इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। तो ये तो मुझे लग रहा है कि ये कुछ खास बात ही है कि उन्होंने अपने शब्द वापस लिए, वरना भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी नेता शब्द वापस नहीं लेते हैं। कौन से शब्द वापस लिए? कभी कोई शब्द वापस नहीं लेता। अच्छा, दिक्कत की बात क्या है कि ये तो भाजपा के नेता जो कि सांप्रदायिक तकरीरों के लिए, सांप्रदायिक लफाजी के लिए, फिक्रेबाजी के लिए बदनाम है, ये तो उनकी बात हो रही है। जो एनडीए के अंदर, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के अंदर जो गैर भाजपा दल हैं, उन्होंने वक्फ बिल का समर्थन किया। समर्थन करना एक बात है, आपने किस भाषा में समर्थन किया उसको जरा देखिए। लल्लन सिंह का भाषण सबने सुना होगा। लल्लन सिंह जो नीतीश कुमार के खासुल खास हैं, उनका भाषण सुन लीजिए। क्या उनके भाषण में लगता है कहीं कोई गैर भाजपा सांसद भाषण दे रहा है? एक ऐसी पार्टी के सांसद भाषण दे रहा है जिसने बहुत लंबे अरसे से मतलब जो है वो सेकुलर साफा बांध रखा है। खुलकर भारतीय जनता पार्टी के सांसदों से भी 2 कदम आगे जाते हुए वो न केवल वक्फ बिल का समर्थन कर रहे हैं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के पूरे सांप्रदायिक एजेंडे की पीठ थपथपा रहे हैं। वो बहुत ही आक्रामक अंदाज में। उनको लगता है अभी अभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रभात शाखा में
बच प्रणाम करके वो नमस्ते सदा वत्सरे पढ़कर आए और यहाँ पे भाषण दे रहे हैं संसद के अंदर। ये स्थिति है उनकी। मुझे तो एनडीए के जितने भी सांसद हैं, खास तौर से मेरा ध्यान वहां पे ज्यादा गया, जो लोग जो नीतीश की पार्टी के थे, जो तेलुगु देशम की पार्टी के थे, जिनका ताल्लुक जयंत चौधरी से हो सकता था, जिनका ताल्लुक रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान से हो सकता था। जब हमने उन लोगों को देखा, उन लोगों का आचरण देखा, तो मैंने पाया कि ये लोग एक जमाने में ये दावा करते थे कि ये भारतीय जनता पार्टी के जो सांप्रदायिक रुझान है, सांप्रदायिक रवैया है, उसके ऊपर संयम लगाने का काम करेंगे। इनका पूरी तरीके से भाजपाकरण हो गया है। इनकी स्वायत्तता, स्वतंत्र रूप से सोचने, अपनी रणनीति बनाने और अपनी रणनीति के मुताबिक काम राजनीति करने की इनकी क्षमता समाप्त हो चुकी है पूरी तरह से। जब गठजोड़ सरकार बनी थी नरेंद्र मोदी की, तो हम लोग सोचते थे कि भाजपा इसमें कमजोर हो जाएगी। ऐसा नहीं है बिल्कुल। भाजपा अपने आइडियोलॉजिकल एजेंडे को लगातार आगे बढ़ा रही है। वक्त बिल को जिस तरह से पास कराया है इन्होंने, वो इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। भाई यही वक्त बिल जो जब 2013 में लाई थी कांग्रेस पार्टी, तो कांग्रेस ने, भाजपा ने उसका पूरी तरह समर्थन किया था, 100% समर्थन किया था उसका। हाँ, तो अब यही तो अब अमित शाह कह रहे हैं कि हम 2013 का बिल नहीं आता तो हम ये बिल ना लाते। तो देखिए वही मैं कह रहा हूँ, कह रहे हैं कि तालिबानी बिल था, वो पाप था, इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। और यही बात ठीक गैर भाजपा विपक्ष, एनडीए के गैर भाजपा दल भी कर रहे हैं। हालत यह है कि पूरी तरह भाजपा का एजेंडा ये था कि संसद के भीतर कांग्रेस के ऊपर अटैक किया जाए कि वो मुसलमान विरोधी पार्टी है, वो उसने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया। इसके लिए भाजपा ने सारी सीमाएं तोड़ दी। वो इंजीनियर रशीद को जेल से छुड़ा कर लाए जमानत पर, और उस इंजीनियर रशीद से गालियां दिलवाई कांग्रेस को। वो हनुमान बेनीवाल, जो कि कांग्रेस के समर्थन से नागौर से चुनाव जीते हैं, हनुमान बेनीवाल से गालियां दिलवाई कांग्रेस को उन्होंने। और उनका दांव ये था कि सदन के अंदर हम कांग्रेस को इसलिए गाली देंगे कि उसने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया, और सदन के बाहर हम कांग्रेस को इसलिए गाली दिलवाएंगे कि उसने वो मुसलमान परस्त है। दोनों तरफ से कांग्रेस को कोने में धकेलेंगे, ये भारतीय जनता पार्टी की पूरी इसमें रणनीति थी। अभय जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। असल में मैं उस जगह पे जाना नहीं चाहता हूँ। जो भी अमित शाह जी ने भाषण दिया लोकसभा में, राज्यसभा में, या किरण रिजिजू ने जो भाषण दिया, उसको लेकर के मेरे पास एक लंबी फहरिस्त है कि सच्चाई क्या है और कहा क्या गया है। लेकिन सवाल ये हमारा काम नहीं है, क्योंकि इससे हम सीधे हम भारतीय जनता पार्टी के विरोध में खड़े दिखते हैं। ये काम कांग्रेस और विपक्षी दलों का है जो वो पूरा नहीं कर रहे हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। और नहीं पूरा करने का उनका क्या कोई छिपा एजेंडा हो सकता है, मैं नहीं जानता हूं। क्योंकि कुल मिला के जिसको रूलिंग क्लिक कहते हैं, जिसमें सत्ता और विपक्ष दोनों शामिल हैं, दोनों एक ही तरह की बात कर रहे हैं। मैं आपसे जानना ये चाह रहा हूं इस सारी चीज को लेकर के, कि देश के भीतर सच्चाई, ईमानदारी या सत्य की पहचान तो बिल्कुल बेकार हो गई है। पर कुछ लोग ये सवाल जरूर कर रहे हैं, जो मैंने एक बार पिछली बार और किया था, तब लोगों ने मुझे कहा कि अभय जी रास्ता थोड़ा सा काट के आपके सवाल का चले गए, कि जो बुनियादी सवाल है कि इस देश में कोई भी नेता इस देश की मूल समस्याओं को लेकर के कभी कोई सवाल उठाएगा या नहीं उठाएगा। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी थाईलैंड जाते हैं और उसी दौरान ट्रंप 27% का टैरिफ हमारे ऊपर लगा देते हैं, हमारे सामानों के ऊपर, और जिससे सारी दुनिया में खलबली मच गई। उसमें ट्रंप को भी बहुत नुकसान हुआ, उनके यहाँ से बहुत सारा विड्रॉ हुआ, लेकिन बाकी देशों को बहुत हुआ। अब जिन लोगों ने उसका विरोध किया वो तो सामने है, किसी ने, जैसे कनाडा ने किया, उन्होंने, चीन ने लगाया, पर हम बिल्कुल खामोश रहे, हमने इसके ऊपर कुछ नहीं कहा। ये जो टैरिफ बढ़ाया ट्रंप साहब ने और जिस तरह से धमकाया, तो लगता है कि, और वो मीठी, जिसको कहते हैं मीठी छुरी से हलाल करते हैं।
तारीफ कर रहे हैं, मोदी बहुत अच्छे हैं, मोदी बहुत अच्छे नेगोशिएटर हैं, मोदी जितना बड़ा कोई नेता है नहीं, और ऊपर से वो वही काम करते जा रहे हैं जो काम वो बाकी देशों के साथ कर रहे हैं जो उनके विरोधी हैं। और इसके साथ ही साथ अभय जी, ईरान के ऊपर हमले की जो तलवार लटक गई है पुतिन और ट्रंप के में, ईरान एक ऐसा मसला हो गया है जिसमें लगता है कि कब कहाँ बारूद छिड़ जाएगी। इस सारी चीज को लेकर के हिंदुस्तान का बुद्धिजीवी, हिंदुस्तान के अखबार, हिंदुस्तान के टेलीविजन चैनल बिल्कुल खामोश हैं, और जनता तो खामोश है ही। उसको तो लगता है कि कहीं भी कुछ होगा हम तो बिल्कुल सर्व सुरक्षित हैं। हालांकि हमारे देश की अर्थव्यवस्था बिल्कुल ऐसी जगह पहुंच गई है, मीडिया कह रही है कि हम तो बहुत ज्यादा हम पांचवें क्या, हम पहली अर्थव्यवस्था भी बन सकते हैं थोड़े सालों में। ट्रिलियन का, बिलियन का, ट्रिलियन, पता नहीं क्या क्या शब्द इस्तेमाल होते हैं। तो जानना आपसे ये चाह रहा हूँ कि ये जो सारी चीजें हैं, हिंदुस्तान के कोई भी लोग, कोई भी नेता या आम जनता के लोगों को समझाने की या उनके पास तक सत्य को पहुंचाने की हिम्मत क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्या कोई आपको लगता है ये विदेशी षड्यंत्र है या हमारे देश की एपैथी है? मुझे तो लगता यह है कि इसमें कुछ एपैथी वाला पहलू है इसके अंदर बहुत जबरदस्त, क्योंकि मैंने देखा कि अगर ट्रंप और जो टैरिफ ट्रंप लगा रहे हैं उससे भारतीय अर्थव्यवस्था को जो नुकसान हो रहा है, अगर उसके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर भी कोई वीडियो जारी किया जाए तो उसको बहुत कम लोग देखते हैं। जबकि सोशल मीडिया पे आमतौर पर सरकार की आलोचना अगर की जाए तो उसको अच्छा दर्शकों की संख्या मिल जाती है, लेकिन वहां उस वीडियो को बहुत कम देखा जा रहा है। अगर वीडियो ये जारी किया जाए कि भाई नीतीश कुमार चुनाव हारने वाले हैं क्योंकि उनके यहाँ से बहुत सारे मुसलमान नेता पार्टी छोड़ रहे हैं उनके, तो उस वीडियो को लोग ज्यादा देखते हुए नजर आएंगे। अभी तक लोग इस आर्थिक प्रश्न को, इस जियो पॉलिटिकल इशू को, जो इसको टैरिफ बोलते हैं, इसके महत्व को समझे नहीं है। ना सरकार विरोधी लोग समझे हैं, ना सरकार समर्थक लोग इसको समझे हैं। और सरकार का दांव तो यह है कि किसी तरह इस पूरे मसले को छिपाया जाए, इस मसले को सामने ना आने दिया जाए। अब आप देखिए, ट्रंप ने पहले ही घोषित कर दिया था कि वो 2 अप्रैल अमेरिका उनके लिए लिबरेशन डे है, वो 2 अप्रैल को रेसिप्रोकल टैरिफ सारी दुनिया में सभी देशों के ऊपर लगाएंगे, चाहे उनका मित्र देश हो, शत्रु देश हो, चाहे एलआई हो, चाहे कोई हो, वो लगाएंगे उसके ऊपर। तो भारत सरकार ने क्या किया? भारत सरकार ने वाणिज्य मंत्रालय में एक वार रूम बनाया। उस वार रूम में सब एक्सपर्ट लोग वगैरह सब बैठ गए, रात भर जगे, और उन्होंने रात में, ट्रंप ने आधी रात के बाद 2 बजे के करीब जब टैरिफ की घोषणा की, तो वार रूम ने हिसाब किताब लगा के देखा कि ट्रंप ने तो 26%, पहले 27% का अनाउंसमेंट किया, लेकिन बाद में वो 26% हो गया था। ट्रंप ने 26% टैरिफ लगा दिया है। तो स्पष्ट था कि ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया है वो रेसिप्रोकल नहीं है। रेसिप्रोकल का मतलब हुआ कि हम उन पे जितना लगाते हैं वो हम पे उतना लगाएंगे, यही तो रेसिप्रोकल हुआ, मतलब जितने को तैसा, ये रेसिप्रोकल हुआ। जबकि वास्तविक स्थिति यह है कि भारत अमेरिका के ऊपर औसतन 17% टैरिफ लगाता है अमेरिकी माल के ऊपर। ट्रंप ने भारतीय माल के ऊपर 26% लगा दिया, यानी 9% ज्यादा टैरिफ लगा दिया ट्रंप ने। इसको वो रेसिप्रोकल कह रहे हैं। भारत सरकार उनसे इतनी दबी हुई है कि इनका वार रूम जो है एक बयान भी जारी नहीं कर पाया कि भाई ये टैरिफ रेसिप्रोकल नहीं है, ये गलत बात है, इस तरह टैरिफ आप नहीं लगा सकते आप, ये बयान तक नहीं जारी कर पाया। ये स्थिति है। अच्छा, मोदी जी का पूरा आचरण इस प्रकार का है, और जो भारतीय वाणिज्य मंत्रालय के लोग हैं और अर्थ मंत्रालय के लोग हैं, चाहे उसमें पीयूष गोयल हो, चाहे उसमें निर्मला सीतारमन हो, नरेंद्र मोदी, यही 3-4 लोग तो इसके लिए जिम्मेदार हुए। इन लोगों का पूरा आचरण यह है कि ये अमेरिका से बिल्कुल दबे हुए हैं और अमेरिकी पिट्ठू की तरह आचरण कर रहे हैं। मोदी जी की सारी हरकतें इस प्रकार की हैं कि किसी तरीके से ट्रंप की खुशामद करके और ठकुर सुहाती करके वो इस मामले को निकाल ले जाएं और किसी तरह से इस हमले से बच जाएं। आप बच ही नहीं सकते। मेरा अपना जो मोटा अनुमान है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को ट्रंप ने जो टैरिफ के रूप में मिसाइलें दागी हैं, उससे 300 से 400 अरब डॉलर का नुकसान भारतीय अर्थव्यवस्था को होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद में इस प्रकार की फर्जी बातें की जा रही हैं सरकारी विशेषज्ञों की तरफ से
कि 3-4 महीने में जो है वो वही 26% टैरिफ घट के अपने आप ही 16-17% आ जाएंगे। यानी वो कह रहे हैं कि 3-4 महीने में 26% टैरिफ जो है 16-17% हो जाएगा, क्योंकि भारत भी औसतन 16-17% टैरिफ लगाता है। लेकिन वो ये नहीं बता रहे लोगों को कि ट्रंप ने इतना टैरिफ इसलिए लगाया है ताकि आप टैरिफ घटाना शुरू करें, क्योंकि ट्रंप जब टैरिफ घटाने आएंगे तब तक भारत को 10% से नीचे ले जाना पड़ेगा अपना टैरिफ। बिल्कुल। तो ट्रंप का टैरिफ तो ज्यादा रहेगा। इसमें ट्रंप ने जो 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 ट्रेड डेफिसिट इधर है, उस ट्रेड डेफिसिट से वो ट्रंप जो है वो उसको संतुलित कर देंगे। इसलिए इसमें एक और देखने वाली बात है कि ये एक सज्जन है जिनका नाम है ब्रेंडन लिंच। तो ब्रेंडन लिंच साहब जो हैं वो 25 तारीख को अपने वाणिज्य प्रतिनिधिमंडल, अमेरिका के वाणिज्य प्रतिनिधिमंडल के नेता के तौर पर भारत आए। वो 25, 26, 27, 28, 29 तक भारत रहे और उन्होंने इन सब से बातें की और जम के उन्होंने भारतीय अधिकारियों को और मंत्रियों को खूब डांटा। ये लोग उनकी चिरौरी करते रहे ब्रेंडन लिंच की कि आप हमारी ये बात मान ली, ये बात मान ली। हर चीज के जवाब उन्होंने नो में दिया, फर्म नो में दिया हर चीज का जवाब, और सभी डांट डपट करके चले गए। उनकी पूरी कोशिश ये थी कि भारत अपना जो एग्रीकल्चर का क्षेत्र है, खेतिहर क्षेत्र है, वो अमेरिका के लिए खोल दे। ये उनकी पूरी कोशिश थी। इसका क्या मतलब है? अभी हरवीर सिंह जी जो कि कृषि संबंधी पत्रकार हैं और बड़े उनके पास तथ्य और आंकड़े रहते हैं, उन्होंने बताया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के इतिहास में कभी भी जो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं, बीटीए होते हैं, उनमें कभी भी कृषि क्षेत्र को शामिल नहीं किया गया। कृषि क्षेत्र उससे हमेशा बाहर रहता है। अमेरिका पहली बार ऐसी कोशिश कर रहा है कि अपने बीटीए में, जिसके लिए ब्रेंडन लिंच साहब आए थे, बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट में कृषि क्षेत्र को भी शामिल कर दे। यानी अमेरिकी कपास भारत में बिकनी शुरू हो जाए, अमेरिकी सोयाबीन भारत में बिकनी शुरू हो जाए, वाशिंगटन की नाशपातियां भारत में बिकनी शुरू हो जाए, वाशिंगटन के सेब भारत में बिकने शुरू हो जाए, कैलिफोर्निया के बादाम, कैलिफोर्निया के पिस्ते भारत में बिकने शुरू हो जाए, जो अमेरिकी चिकन लेग है वो भारत में बिके। बिल्कुल। मतलब ये इसकी पूरी कोशिश कर रहे हैं वो। दूसरी तरफ ये बात तो उन्होंने तकरीबन भारत से मनवाई ली है कि भारत उनका महंगा कच्चा तेल और महंगी गैस खरीदेगा। अच्छा, इन सबके प्रभाव जो है अभी पड़ने शुरू होंगे दिखाई। अगर जब भारत अमेरिका से महंगा तेल लेगा और जहां सस्ता तेल लेगा वहां से, दोनों जगह से तो ले नहीं सकता, अमेरिका से महंगा तेल लेगा तो जाहिर है कि अब सस्ता तेल लेता है तब तो तेल की कीमतें कम नहीं होती। इसका मतलब तेल में और सेस लगाई जाएगी और टैक्स लगाए जाएंगे ताकि वो महंगा, तो उससे और ज्यादा हमारे यहाँ महंगाई बढ़ेगी और इन्फ्लेशन बढ़ेगा और ज्यादा लोगों को दिक्कतें बढ़ेंगी बड़े पैमाने पर, और इसका पूरा असर पड़ेगा। हमारे एक मित्र ने सुझाव दिया है, अच्छा सुझाव है, मैंने उस दृष्टि से गौर नहीं किया था। उन्होंने सुझाव दिया है कि ये बिल्कुल इनका रवैया वही है नोटबंदी के दौरान था। इस तरह नोटबंदी के आफ्टर इफेक्ट्स के लिए, उसके दुष्प्रभावों का की कोई तैयारी इन्होंने नहीं की थी, उसी तरीके से ये इन्होंने तैयारी पूरी, इन्होंने इसकी कोई ट्रंप जो मिसाइलें दागेंगे इसकी कोई तैयारी नहीं की थी इन्होंने। अच्छा, ये कोई भी ऐसी बात नहीं कह, डरे हुए हैं, कोई भी ऐसी बात नहीं कहते जैसे ट्रंप नाराज हो जाएं। अच्छा, अब आई मोदी जी की प्रशंसा की, इसको आपने मीठी छुरी कहा। अगर आप उस ऑर्डर को पढ़ें, ऑर्डर मैंने भी नहीं पढ़ा है लेकिन जिन विशेषज्ञों ने उस ऑर्डर को पढ़ा, वो लंबा ऑर्डर है जो जिस ऑर्डर में ट्रंप ने टैरिफ लगाए हैं, उस लंबे ऑर्डर में उन्होंने भारत के शासन प्रशासन की बहुत कठोर आलोचना की है। मोदी जी की व्यक्तिगत रूप से तारीफ की है, लेकिन भारत के शासन प्रशासन की बहुत कठोर आलोचना की है। उन्होंने कहा बिल्कुल सारा का सारा एडहोकिज्म है, किसी बात का इन लोगों को पता नहीं है, कुछ बताते नहीं है, ये क्या करने वाले हैं हमको बताते नहीं है कोई बात। जैसे कि ट्रंप उनसे भारत से उम्मीद करते थे कि भाई भारत बता देगा कि भाई हम इस विषय में टैरिफ कम कर देंगे। अगर भारत सरकार की तरफ से उनको बता दिया जाता तो ट्रंप इतना टैरिफ नहीं थोपते। इन्होंने कुछ नहीं बताया क्योंकि इन्होंने कुछ तय नहीं कर पाया अभी तक। कोई बात इनके दिमाग में स्पष्ट ही नहीं है कि हम भाई इस समस्या का सामना कैसे करेंगे। चीन को पता है कैसे समस्या का सामना करना है, चीन उस तरह कर रहा है। एक सीमा तक कनाडा को पता है, मैक्सिको को पता है, ग्वाटेमाला को पता है। लेकिन भारत के नीति निर्माताओं को, भारत के वाणिज्य विशेषज्ञ, सरकारी वाणिज्य विशेषज्ञों और अर्थ मंत्रालय के विशेषज्ञों को
ये नहीं पता है कि हमें क्या करना है, जो टैरिफ का ब्लूप्रिंट हमारा क्या होगा, ये इनको नहीं पता है। अगर अभय इन्हें जी पता इतना हो, ही। तो ये अभी हम्म, पता होता तो अभी तक ये अमेरिका के साथ में, जब ब्रेंडन लिंच यहाँ आए थे उसी वक्त इन्होंने नेगोशिएशन कर लिए होते। जी अभय जी सबसे मजेदार चीज है कि इस सारी चीज में जो इतने दिनों के दुश्मन थे चीन और जापान, वो नजदीक आ गए हैं। हाँ हाँ। और हाँ, दूसरी एक और बात है इसमें है क्या कि इस वक्त ये ट्रम्प जो व्यवहार कर रहे हैं उसके, और सब लोग ट्रम्प से नाराज भी है मनी मन, भारतीय लोग भी बहुत नाराज, मेरे ख्याल से भारत सरकार भी मनी मन बहुत नाराज होगी, कोई भी नहीं खुश हो सकता है इस बंदे से। तो इन लोगों को अभी तक चाहिए था कि यूरोप के साथ में, चीन के साथ में, दूसरे देशों के साथ मिलकर आप एक अपना गुट, एंटी अमेरिका गुट बना लो। सब लोग तैयार बैठे हैं ट्रम्प के खिलाफ गोलबंद होने के लिए। बिल्कुल। अगर 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 भारत कोई वास्तव में कोई नेतृत्वकारी पहलकदमी करना चाहता है तो वो प्रस्ताव लेके फौरन भेजा है लोगों को, आए आओ बैठो एक मेज पे, यूरोप आ जाएगा तुरंत, चीन आ जाएगा, सब लोग आ जाएंगे। लेकिन ये लोग इस बात से डरते हैं कि ट्रम्प को पता लग जाए इन्होंने पहलकदमी की तो इनकी ऊपर एटम वो भयानक किस्म के टैरिफ का बम चला देगा वो। अबे जी एक एक सवाल आपसे ये जानना हो रहा है कि बड़ा बेवकूफी का सवाल, लेकिन लोग कर रहे हैं। एक तो ये कर रहे हैं कि पूरा जो वक्फ बोर्ड का ड्रामा हुआ या जो हुआ, ये सिर्फ अंबानी का घर बचाने के लिए हुआ, नंबर वन। लोग दूसरा ये कह रहे हैं कि जो बांग्लादेश के साथ, यूनुस के साथ जो प्राइम मिनिस्टर की बातचीत हुई, हमारे यहाँ कुछ भी कहा जाए कि मोदी ने कुछ कहा, लेकिन कहीं से कोई खबर आई नहीं कि मोदी ने कहा है। मतलब किसी भी विदेशी चैनल में ये नहीं बात उठी कि मोदी जी की और यूनुस साहब की क्या बातचीत हुई, या मोदी जी ने क्या कहा और यूनुस ने क्या कहा। दूसरी तरफ यूनुस ने चीन को अपने यहाँ आमंत्रित कर लिया। और दूसरी सबसे बड़ी चीज है कि जिस चीज के बारे में लोग कह रहे हैं कि भारत बांग्लादेश के साथ रिश्ते इसलिए सुधारने, हर कीमत पे सुधारना चाहता है क्योंकि अडानी जी की बिजली वहां जाती है। अडानी जी का जो भी झारखंड में उत्पादन होता है वो सीधे बांग्लादेश जाता है, उनका वहां इंटरेस्ट है। तो ये जो हमारे देश के जो दो एलन मस्क हैं, एक अडानी एक अंबानी, इंडियन एलन मस्क, ये इनको लेकर के जैसे वहां ट्रम्प एलन मस्क के इंटरेस्ट को साध रहे हैं, उसी तरीके से हमारे यहाँ की सरकार, हमारे यहाँ के जो दो छोटे एलन मस्क हैं, इनके हितों को साध रही है। तो अगर साध रही तो बुरा क्या कर रही है? अगर अमेरिका की रणनीति को हम देखें, उसके मुकाबले भारत अपने पूंजीपतियों को आगे बढ़ा रहा है। देखिए अमेरिका में तो ये काम पारंपरिक रूप से खुलेआम होता रहा है। जब से अमेरिका की स्थापना हुई है वहां अमेरिकी राज्य और अमेरिकी पूंजीवाद, ये दोनों परस्पर मिले हुए हैं, गुत्थम गुत्था हैं, घोषित रूप से मिले हुए हैं। वहां पे ये इस बात में कोई बुरा नहीं माना जाता कि अगर किसी राष्ट्रपति को कहा जाए कि ये फलानी कारपोरेट लॉबी का एजेंट है, तो गर्व के साथ कहते हैं कि हाँ है, लॉबिंग होती है। अमेरिकी सांसद लोग जो है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में और सब जगह पे वो कहते हैं कि हम उसके हितों को साध रहे हैं, ऐलान करके जाते हैं कि संसद में हम उसके पक्ष में बोलेंगे, और उसके साथ पैसा भी लेते हैं उससे। सबको पता है कि पैसा लेते हैं, उसमें कोई गैर कानूनी बात नहीं है। सांसद के रूप में जिनकी तनख्वाह मिलती है उससे ज्यादा बहुत पैसा कारपोरेट दुनिया से मिलता है उन लोगों को। तो अमेरिका का कोई उदाहरण यहाँ पे भारत में लागू नहीं होता है। भारत में अभी तक परंपरा ये रही है कि पूंजीपतियों का समर्थन लेने के बावजूद उन्हें राजनीतिक मंच पर अपने साथ नहीं खड़ा किया जाता है। अमेरिका में तो पूंजीपति राजनीतिक मंच पर खड़े होते हैं, जैसे एलन मस्क और कई पूंजीपति जो है खुलेआम डोनाल्ड ट्रंप के साथ हैं और सरकार में शामिल कर लिया है उन्होंने। एक तरह से मंत्री बना दिया है एलन मस्क को उन्होंने अपना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो यहाँ पे भारत में ये सब नहीं है। भारत में ये सारा लेन देन बड़े खुफिया पोशीदा तरीके से होता है भारत में, इसलिए हम लोगों के पास जो खबरें पहुंचती हैं उनका कोई एम्पिरिकल एविडेंस हमें मिलता नहीं है। हम लोग केवल मिला सकते हैं, बात के एक अंदाज से मतलब लगा सकते हैं, इसको इससे जोड़ सकते हैं, उससे उसको जोड़ सकते हैं, ये काम इसलिए हुआ, वो काम इसलिए हुआ। सोशल मीडिया पे दिन रात ये काइट फ्लाइंग, ये कयासबाजी होती रहती है। और लेकिन संसद का जो इन चीजों जी, का कोई स्पष्ट प्रमाण हम लोगों के पास नहीं होता है। जी लेकिन एक चीज का प्रमाण तो है, जो आखिरी सवाल मैं आपसे राय चाह रहा हूं इसके ऊपर, कि संसद में सरकार की तरफ से दो प्रमुख बोले, किरण रिजिजू और अमित शाह, और विपक्ष की तरफ से
असम के सांसद बोले और भी तरुण लोग बोले, गोगोई, लेकिन तरुण गोगोई, हाँ अखिलेश हाँ अखिलेश गोगोई, यादव। अखिलेश यादव। लेकिन कांग्रेस को जितना उसका विरोध उसके सांसदों को करना चाहिए था वो नहीं हुआ, या एक तरीके से लोगों के बीच में अंदर अगर बात नहीं सुनी गई तो आप बाहर आकर के ये बात कह सकते थे मीडिया के सामने। तो कांग्रेस के लोग या और तो ये संसद जो सत्र बीता है, इसमें बाजी किसके हाथ में रही? लोगों के पास तक कौन अपनी बात पहुंचा पाया? क्या लगता है आपको? देखिए, मुझे तो लगता है कि दो भाषण, खासतौर से तरुण गोगोई का और अखिलेश यादव के भाषण का अगर मैं जिक्र करूं तो वो दोनों बहुत अच्छे भाषण थे। खासतौर से तरुण गोगोई बहुत अपनी तैयारी करके आए थे। वो 2013 में जो वक्फ संशोधन कानून बना था, जो कांग्रेस सरकार ने बनाया था, उसकी तमाम धाराएं पढ़ के आए थे। वो लगातार कह रहे थे कि आप ये कर रहे हैं, ये तो पहले से यहाँ मौजूद है, आप ये करने से आप इसमें ये विकृति पैदा कर रहे हैं, ये विकृति पैदा कर रहे हैं। बहुत उन्होंने विस्तार से समझा के उन्होंने बताया, और असमिया होने के बावजूद जितनी अच्छी हिंदी में, जितने धारा प्रवाह रूप से सही वाक्य रचना में वो बोल रहे थे, वो मेरे लिए काफी प्रसन्नता का विषय था। अखिलेश जी ने अपनी एक विशेष भाषण कला विकसित की है पिछले दिनों, जो काफी प्रभावी है। पहले उनके पास ही कला नहीं थी, लेकिन उन्होंने काफी अच्छी विकसित कर ली है। उन्होंने भी बहुत अच्छा भाषण दिया। उन्होंने सवाल उठाया, वो बहुत महत्वपूर्ण सवाल था। उन्होंने कहा कि चीन ने इतनी जमीन हमें दबा रखी है, आप बताइए वो जमीन उससे कब वापस ले लेंगे? वक्फ की जमीन का आप क्या करेंगे, वो तो हम बाद में बताएंगे, ये बताइए आप। तो ये सवाल और किसी ने नहीं उठाया, तो उन्होंने उसको उससे जोड़ा। पाकिस्तान ने जो जमीन दबा रखी है भारत की, वो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की शक्ल में, और चीन ने लद्दाख में दबा रखी है, उस सवाल को साथ उन्होंने जोड़ा। इधर राज्यसभा में अभिषेक मनु सिंघवी ने बहुत अच्छा भाषण दिया, उनका बहुत अच्छा भाषण था। और अब कांग्रेस ये योजना बना रही है कि वो अदालत में जाएगी, आधिकारिक रूप से कांग्रेस याचिका डालेगी अभिषेक मनु सिंघवी के। बहुत से लोग अदालत में गए हैं, ओवैसी साहब अदालत में गए हैं, कांग्रेस का कोई एक सांसद चला गया है अदालत में, और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अदालत में चला जाएगा या चला गया है। कई अदालत में याचिकाएं पहुंच चुकी हैं, लेकिन कांग्रेस इस याचिकाकर्ताओं में आधिकारिक रूप से शामिल होना चाहती है। अभिषेक मनु सिंघवी उसकी याचिका लेके वहां पर अदालत में जाएंगे, ताकि कांग्रेस ये बता सके कि हमने संसद में भी संघर्ष किया और हम सड़क पर भी संघर्ष करने को तैयार हैं, और हम कानूनी रूप से भी उस बात को करेंगे। ये स्थिति मुझे नजर आती है। दूसरे, इसका एक सकारात्मक पक्ष ये है कि जो इंडिया गठबंधन बिखरा बिखरा सा लग रहा था, वक्फ के सवाल पे काफी एकजुट नजर आया। विपक्ष के जो वोट थे वो सारे मजबूती के साथ विपक्ष को मिले, उसमें कोई हेरफेर या गड़बड़ सड़बड़ नहीं हुई। उसके भाई सरकार को 288 वोट मिले, बाकी सारे वोट विपक्ष को मिल गए। तो देखा जाए तो सरकार की ताकत में और विपक्ष की ताकत में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। एक धक्का और दो वाली स्थिति रह गई है बस केवल। अगर अगले लोकसभा चुनाव में एक धक्का और, अब ये हो सकता है इस चक्कर में खुद ही धक्का खा जाए, ये भी हो सकता है लेकिन बहुत ज्यादा स्थिति में अगर ठीक ठाक तरीके से लोग एकजुट बने रहे तो ये वो धक्का दे सकते हैं। मैं कम से कम आशावादी व्यक्ति हूं, मैं इस तरह सोचता हूँ। बिल्कुल नहीं, तो आशावादी तो आप विपक्ष के लिए ज्यादा है ना, सत्ता पक्ष के लिए कहाँ आशावादिता दिखा रहे हैं? नहीं, हम सत्ता पक्ष के लिए आशावादी हो सकते हैं, लेकिन सत्ता पक्ष को उसके लिए कुछ करना पड़ेगा भाई। सत्ता पक्ष कुछ करने की तैयारी नहीं है कुछ भी। मैं हमेशा कहता हूं कि मैं अर्थव्यवस्था के प्रश्न पर मोदी जी को कामयाब देखना चाहता हूं। मेरा निजी स्वार्थ है उसमें, और मैं आपका स्वार्थ भी जोड़ लेता हूं। अगर मोदी जी अर्थव्यवस्था को गुलजार कर देंगे तो हमको बहुत फायदा होगा, आपको भी फायदा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ कर ही नहीं रहे। तो अभय जी, आज का प्रोग्राम समाप्त करने से पहले मैं आपको एक खबर दे रहा हूं जो मुझे आज ही मिली है, और खबर है कि बिहार के एक बड़े सांसद, जिनके ऊपर ये आरोप है कि वो नीतीश जी की सरकार चला रहे हैं, वो पिछले दिनों भी गुजरात गए थे, और गुजरात में वो एजेंसीज के ट्रैप में आ गए, और वहां उन्होंने कुछ ऐसे पुण्य काम किए बंद कमरे के अंदर कि उसकी बकायदा एजेंसियों ने सीडी बना ली। वो सीडी
ये कह रही है कि अगले हफ्ते भर में या 15 दिन के भीतर जो सत्ताधारी दल है नीतीश जी की पार्टी, उसमें एक बड़ा बिखराव आ सकता है या उसको लेकर के बहुत सारे समझौते नीतीश जी को करने पड़ सकते हैं। हालांकि नीतीश जी की अपनी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, ईश्वर करे वो और स्वस्थ हो, उनका इलाज चल रहा है, पर कुल मिलाकर के ये स्थिति है कि जेडीयू बिहार में बड़े संकट में, नाजुक दौर में है और हो सकता है 15 दिन बीतते बीतते हमको एक बड़ी घटना बिहार में, बिहार के संदर्भ में देखने को मिले। और ये बात मुझे बहुत विश्वसनीय इंटेलिजेंस के सोर्सेस से ही मिली और जब मैं कह रहा हूं तो मन ही किस्मत दम है। तो इस खबर के साथ अगले रविवार 11 बजे तक के लिए आपसे विदा लेते हैं और आपके प्रशंसकों को और आलोचकों को और जो हमको पसंद करते हैं, नापसंद करते हैं, अच्छा इसलिए लगता है कि जो नापसंद करते हैं वो भी इस प्रोग्राम को बहुत ही शिद्दत के साथ देखते हैं। तो उन सबको धन्यवाद और अभय जी आपको भी बहुत धन्यवाद। अगले रविवार 11 बजे आपसे मुलाकात करते हैं। नमस्कार। बहुत बहुत